नमस्कार दोस्तों, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका जो चैप्टर चल रहा था वो वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, उसी का पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ऊर्जा के स्रोत, यानी इसमें जो रह गया था ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पर है फॉसिल ऊर्जा, दूसरे पर है आपका जल ऊर्जा, तीसरे पर है पवन ऊर्जा, चौथे पर महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका फॉसिल ऊर्जा, यानी फॉसिल ऊर्जा होती क्या है? ये जैव ऊर्जा होती है जो समुद्र में अनेक पेड़ पौधे होते हैं जिनसे जैव ऊर्जा गैस बनाई जाती है और उनका उपयोग ईंधन के रूप में सरलता से किया जाता है और समुद्री ऊर्जा के दोहन से अत्यधिक उपयोगी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका जल ऊर्जा, यानी पानी को ऊपर से गिराने पर उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 3 पर आपका पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रयुक्त टरबाइन पवन से चलती है। टरबाइन की सहायता से विद्युत डायनोमा सक्रिय होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसके बाद आती है महासागरीय ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा को समुद्री लहर से प्राप्त किया जाता है। नंबर 5 पे आती है सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष रूप में ऊष्मा तथा प्रकाश है। पृथ्वी के लिए सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से लगभग प्रति वर्ष 3 × 10⁻21 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रति वर्ष हमारी ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 3 × 10 जूल होती है। सूर्य की ऊर्जा हमें निरंतर नहीं मिल पाती तथा अत्यधिक विस्तृत होती रहती है। दिन में प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य द्वारा ही प्राप्त होता है। नंबर 6 पर आता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा यानी परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में स्थित होता है। परमाणु की लगभग समस्त ऊर्जा भी उसके केंद्र में संचित होती है। इन नाभिकों के टूटने अथवा संलित होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के अंतर रूपांतरण को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 पर है स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, यानी एक पत्थर को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह जो पत्थर है वेग प्राप्त कर लेता है, अतः स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 2 पर है गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में रूपांतरण, यानी यदि एक पत्थर को ऊपर से फेंका जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है और उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ती जाती है। इस तरह गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 3 पर आता है आपका गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, यदि एक पत्थर को उसी वेग से दूसरे पत्थर पर मारा जाता है तो उसमें ऊष्मीय चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद आता है वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, यानी पंखे में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा पंखड़ियां चलाने की यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। नंबर 5 पर आता है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, यानी जो हम घरों में विद्युत हीटर प्रयोग करते हैं तो उसमें जो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जो टेम्परेचर के रूप में हमें दिखाई देती है। नंबर 6 पर है विद्युत ऊर्जा का चुंबकत्व में रूपांतरण, यानी विद्युत चुंबकों में विद्युत ऊर्जा चुंबकत्व में बदलती है। नंबर 7 पर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी डायनोमा में विद्युत उत्पन्न की जाती है अतः यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम सदैव स्थित यानी कांस्टेंट रहता है। उदाहरण के लिए जब एक वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा लगातार स्थिर ऊर्जा में बदलती जाती है, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा बराबर नियतांक, यानी 1/2 mv² प्लस mgh बराबर नियतांक। अब देखते हैं शक्ति या सामर्थ्य, यानी पावर किसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उस वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति एक अदिश राशि है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
अब देख लेते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन। ऊष्मा संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं। ऊष्मा का संचरण होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर के स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, संचालन, संवहन और विकिरण। नंबर 1 पर देख लेते हैं संचालन यानी कंडेंसन क्या होता है। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में जाता है, परंतु पदार्थ के कण अपने स्थान से नहीं जाते। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। यदि हम एक धातु की एक छड़ को गर्म करें तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद इतना गर्म हो जाता है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब रसोई में दूध को गर्म करते हैं तो उसमें एक चमचा डाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद आप जब दूध गर्म हो जाता है तो वो चमचा भी उसी दूध के तापमान के साथ गर्म हो जाता है, यानी जो दूध का टेम्परेचर है वो धीरे 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 उस चमचे में भी संचरण होने लगता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल एकदम तप्त हो जाता है, यानी बिल्कुल उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई हो जाता है और हम उस चमचे को भी अपने हाथ से नहीं छू सकते। तो ये होती है एक संचालन यानी कंडेंसन की विधि। अगली विधि आती है आपकी संवहन यानी कन्वेंशन। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण करके हल्के होकर अपना स्थान छोड़ देते हैं तथा रिक्त स्थान पर पदार्थ के अन्य कण आ जाते हैं। ये क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। पारे को छोड़कर सभी द्रव और गैसों में ऊष्मा इसी विधि से संचलित होती है। जैसे आपने कभी पानी गर्म किया होगा तो उसमें क्या होता है कि पानी गर्म होने के साथ साथ उसमें जो होता है पानी के कण भाप बनकर उड़ने लगते हैं यानी उसमें पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण करके हल्के होकर अपना स्थान छोड़ देते हैं और ऊपर आसमान में चले जाते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पानी से भरी कांच की एक आयताकार नली लेकर उसके एक कोने को बर्नर की लो द्वारा गर्म करते हैं। गर्म होने होकर द्रव के कण फैलते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि गर्म होकर फैलने से इन कणों का घनत्व ठंडे कणों की ओर धक्का देता है, परिणाम स्वरूप हल्के होकर ऊपर उड़ने लगते हैं। इस प्रकार द्रव में संवहन धारा बन जाती है तथा थोड़ी देर बाद संपूर्ण द्रव गर्म हो जाता है। जैसे पानी गर्म होना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट आती है आपकी विधि विकिरण यानी रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम की ऊष्मा पर बिना कुछ प्रभाव डाले सीधी रेखा में पहुंचती है, वही विकिरण कहलाती है। जैसे धूप में खड़े होने पर हम गर्मी का अनुभव करते हैं, परंतु कमरे में आते ही या अपना छाता लगाते ही गर्मी का आभास नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की ऊष्मा सीधी रेखा में आसपास की वायु पर प्रभाव डाले बिना हम तक पहुंचती है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ये 3 पार्टों में है। इस चैप्टर में हमने जो अब तक पढ़ा कार्य, सबसे पहले कार्य के बारे में बताया गया था, कार्य का मात्रक था, कार्य के प्रकार थे। उसके बाद था आपका ऊर्जा के बारे में बताया गया, ऊर्जा का मात्रक बताया गया, ऊर्जा के प्रयोग थे, ऊर्जा के विभिन्न रूप थे, फिर ऊर्जा के रूपांतरण थे। उसके बाद ऊष्मा का ऊर्जा संरक्षण का नियम था, सामर्थ्य था यानी सामर्थ्य या शक्ति था। उसके बाद ऊष्मा संचरण की विधियां, इसमें 3 विधियां थी आपकी, संचरण थी, उसके बाद संवहन, विकिरण। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर में आपको कोई अगर परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं, और अगर पसंद आए ये चैप्टर तो उसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।